तो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है बिहार एनएचएम एनएम पेपर सॉल्यूशन। बिहार में जो भर्ती निकल के आई थी 5006 पदों पे, जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार में 17 तारीख को पेपर हुआ था, 18 तारीख को पेपर हुआ था, 19 तारीख को पेपर हुआ था। कुल मिलाकर 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आई थिंक 6 शिफ्ट में ही पेपर हुआ था। तो 6 शिफ्ट में 6 पेपर। आज की जो वीडियो रहेगी ये 3 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 18 तारीख के दोनों शिफ्ट का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों है सर? क्योंकि ये PYQ है। ठीक है, और रिसेंटली अभी जो पैटर्न पूछे गए हैं, अभी जो प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में अभी दिसंबर में ही पेपर हुआ था ना, 17 18 19 दिसंबर को, तो ये रिसेंटली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इसको देख लेना है। अच्छा, जो प्रश्न हम करवाएंगे ये आपकी भर्ती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ऑप्शंस वाले हमने कन्वर्ट कर लिया है। सभी प्रश्नों को 5 ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन बिहार में जो प्रश्न पूछे गए थे ये 4 ऑप्शंस के ही पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न डेमो के तौर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन ही हैं। लेकिन आपके भर्ती परीक्षा में जो यूपी SSC में प्रश्न पूछे जाएंगे ये 5 ऑप्शंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाँचों ऑप्शंस, हर एक प्रश्न का 5 ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं रहने वाला है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को हम 5 ऑप्शंस में कन्वर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। ये तो आज की वीडियो जो रहने वाली है भैया, 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो अनन्य स्तनपान का एक लाभ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप लोग इंग्लिश जरूर देख लिया करिए। ठीक है, अनियन, अनियन को आप विशेष भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का एक लाभ है। आप इसको अनियन को विशेष भी बोल सकते हो। ठीक है, अनियन मतलब विशेष है। तो निम्नलिखित में कौन सा विशेष स्तनपान का एक लाभ है पूछा जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक भी बता के रखी है कि भैया जैसे आपको तुक्का लगाना हो, आपको उत्तर नहीं पता है कि किसका उत्तर क्या होगा, तो सबसे बड़े ऑप्शंस की ओर जाना है। तो इनमें से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन दिख रहा है? फर्स्ट नंबर, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही पढ़ने से लग रहा है कि इसका उत्तर ए है। जो आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो एक लाभ पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही करेक्ट दिख रहा है। तो ए वाला पे गोला हम फिलअप कर देंगे, हमारा ए वाला करेक्ट उत्तर है। सभी अनुवंशिकी, अब यहाँ पे सभी अनुवंशिक विकार को रोकता है तो सभी नहीं रोकता है। ठीक है, कुछ हैं कुछ को ही रोकता है। यहाँ पे सभी की बात बोली गई है। अगर कुछ लिख दिया जाता तो भैया यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सभी अनुवंशिक विकार को रोकता है तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। माँ और शिशु के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। खैर ये बात तो ठीक है, संबंध को बढ़ावा देता ही है, बट हमारे पास ये सटीक उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा क्लोज ऑप्शन दिए हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। शिशु के लिए आदर्श पोषण प्रदान करता है, ये भी बात सत्य है, बट इनमें से हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। डिटेल व्याख्या में हम देखेंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पीना, बिना पानी या फिर अन्न आहार के नहीं, मतलब बिना अन्न आहार के 6 महीने तक खाली दूध ही पिलाना होता है, केवल माँ का दूध ही। ठीक है, कई कई सिद्ध लाभ हैं। WHO और यूनिसेफ के दिशा निर्देश के अनुसार यह शिशु को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि माँ का दूध में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी एक ही लाइन में ये भी प्रश्न पूछ लेता है, माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडीज पाया जाता है? तो IgA, ठीक है, ध्यान में रखना है। और अन्य इम्यून फैक्टर होते हैं जो इन्फेक्शन, जैसे कि दस्त हुआ, निमोनिया हुआ, कान का इन्फेक्शन हुआ, इन सभी चीज़ों से बचाते हैं। यह माँ शिशु के बीच बॉन्डिंग को बढ़ावा देता है। विकल्प सी भी सही है, बट हमारा एक ऑप्शन करेक्ट उत्तर चुनना था, जो सबसे सटीक ऑप्शन ए ही दिख रहा था। ठीक है,
यह शिशु के लिए पूर्ण आदर्श पोषण प्रदान भी करता है। विकल्प डी भी सही हो सकता है, लेकिन हमको सही उत्तर की ओर जाना था, बिल्कुल जो सबसे सटीक हो, इसलिए हमने विकल्प ए को यहाँ पे सही माना है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कौन सा एक लाभ पूछा गया है? विकल्पों में सबसे प्रमुख एवं प्राथमिक, देखिए यहाँ पे बात बोली गई है ना, विकल्प में सबसे प्रमुख एवं प्राथमिक लाभ इम्यूनिटी मजबूती और इन्फेक्शन से सुरक्षा है। विकल्प भी गलत है, क्योंकि विशेष स्तनपान किसी भी आनुवंशिक विकार को नहीं रोकता है। ठीक है, विकल्प ई गलत है, क्योंकि ए, सी और डी सभी लाभ हैं, लेकिन संदर्भ ए सबसे सटीक है। तो व्याख्या में हमने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। इस तरीके से व्याख्या दिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भैया, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताना है, इनमें से बताना है कि मानसिक किशोरियों के स्वास्थ्य को सहयोग में एएनएम की क्या भूमिका होती है। एएनएम की क्या भूमिका होती है? अच्छा, हमने आपको बताया है कि भैया सबसे बड़ा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन ए वाला है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अनदेखा, निगेटिव बोल दिया है। जबकि भूमिका क्या कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को मतलब सीरियस होकर देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि इग्नोर करना, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो बड़ा ऑप्शन भी पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगा के भी, ये नहीं कि देखते ही बड़ा ऑप्शन की ओर चले जाओ। हाँ, बड़ा ऑप्शन देखो, बट ये देखो कि वो पॉजिटिव वे में बातें बोल रहा है कि नहीं। भूमिका बोल रहा है तो पॉजिटिव वे में कहाँ बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है जस्ट इसके विपरीत, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस आप ऐसे, जैसे हमने एक ट्रिक बताया कि जिन ऑप्शंस में केवल वर्ड दिख जाए वो हमेशा गलत उत्तर होते हैं, वो नहीं सही हो सकता है। तो दो ऑप्शन हमने ये कैंसिल आउट किया और ये कैंसिल आउट किया, 3 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया, बच रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श प्रदान करना, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई सही नहीं होता, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं हम लगाते। ठीक है, या हमको इस उत्तर का पता ही, जवाब ही नहीं होता, तो हम क्या करते, स्किप कर देते कि भाई छोड़ो जाओ, क्या हम रिस्क लें, क्या तुक्का मारें इसमें। ठीक है, नहीं तो माइनस में चले जाएंगे। अब व्याख्या में डिटेल में समझेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, कि इसके अंतर्गत एएनएम किशोरियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य जिम्मेदारियां पोषण हुआ, मासिक धर्म स्वच्छता हुआ, एनीमिया रोकथाम हुआ, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पदार्थ दुरुपयोग आदि पर स्वास्थ्य शिक्षा देना, व्यक्तिगत या समूह परामर्श प्रदान करना, तो ये सभी एएनएम की भूमिका होती हैं। अब देखिए, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स और कम्युनिटी आउटरीच में सहायता करना। एएनएम को दृष्टिकोण समग्र होलिस्टिक होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सभी शामिल हो, उसे आप होलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, सभी शामिल हैं। विकल्प ए, सी, डी गलत है, क्योंकि एएनएम की वास्तविक भूमिका के विपरीत है। विकल्प ई भी गलत है, क्योंकि बी बिल्कुल सही और मुख्य भूमिका वर्णन करता है। एनएचएम भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये बातें हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सोर्स भी लिख दिया है कि भैया इसके अकॉर्डिंग, इसके डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं। ये मत सोचना कि सर अब जो भी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे अपडेटेड बता रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने में प्रथम चरण कौन से हैं? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने में प्रथम चरण कौन सा है? सबसे बड़े ऑप्शंस की ओर जाएंगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन, ठीक है, लाइन खींच दीजिए, ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, लाइन सीधी खींचने पे देखेंगे कौन सी लाइन ज़्यादा टच कर रही है ऑप्शन की ओर, तो ऑप्शन नंबर 8 ज़्यादा टच कर रहा है, तो हमारा क्या उत्तर ए चला हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं, ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि लक्षित रोगियों की पहचान करना। अगर ये रोगी ना होता, लक्षित लिखता, खाली लक्ष्य की पहचान करना इतना लिख देता, तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाता। लक्षित रोगियों की पहचान करना ये बोल दिया गया है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने में प्रथम चरण कौन सा है? तो लक्ष्य निर्धारित करना प्रथम चरण होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप शिक्षा देने जा रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे आप एएनएम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या
एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको बिना लक्ष्य के आप पढ़ाई करेंगे तो फिर वो पढ़ाई काम की नहीं होती है। उसी प्रकार जब शिक्षा देने जा रहे हैं तो लक्ष्य क्या है आपका, किस लिए शिक्षा देने जा रहे हैं और किसको देने जा रहे हैं, ये लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर उसी लक्ष्य पे काम करना चाहिए। जैसे आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम एनएम 52-72 की तैयारी करने जा रहे हैं, हमको 6 विषय पढ़ना है। अब 6 विषय को हमको 30 दिन तक पढ़ना है, तो एक-एक विषय पे कितना समय देना है, ये सभी टारगेट बनाना पड़ेगा पहले से ही। फिर उस टारगेट बनाने के बाद उन सभी पे काम करना होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये भी बात लागू होती है। ठीक है? स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने में सबसे प्रथम चरण लक्ष्य को निर्धारित करना। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये अब व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने की प्रक्रिया में प्रथम चरण लक्ष्य निर्धारित करना होता है। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आगे की सभी गतिविधियां निर्देशित होती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा योजना के मानक चरण WHO, ओपन स्टैक्स, नर्सिंग टेक्स्ट और ये सब छोड़िए, ये डाटा के नाम दिया है। ठीक है? सबसे पहले समस्या की पहचान और लक्ष्यों का निर्धारित किया जाता है। ठीक है? इन डाटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, WHO के अनुसार और इसके अनुसार, इसके अनुसार। ठीक है? सबसे पहले WHO कहता है कि जब भी स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले समस्या की पहचान और लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। ठीक है? उसके बाद आवश्यकताओं का आकलन, विधियों का चयन, फिर उसके बाद क्रियान्वयन और अंत में मूल्यांकन करेंगे। अंत में मूल्यांकन करेंगे। तो ये स्टेप है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक ही लाइन में हमने बता दिया है कि जब भी स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधि आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। उसके बाद आवश्यकताओं, जो भी आवश्यकता है, ठीक है, जो भी नीड्स हैं उसका आकलन करेंगे, असेसमेंट, आकलन करेंगे। उसके बाद विधियों का चयन करेंगे, किस विधि से हम दें, स्वास्थ्य शिक्षा किस विधि से दें। चयन मतलब विधि, मेथड मतलब भैया लिखित दें या फिर किसी विजुअल तरीके से दें या फिर किसी नाटक दृश्य दिखा के दें, उस मेथड का चयन करेंगे। फिर उस पर क्रियान्वयन मतलब उस पर काम करेंगे और अंत में मूल्यांकन बोले तो जो आपने स्वास्थ्य शिक्षा दिया वो कितना प्रभावी है, लोगों में कितना पहुंचा, क्या उस पर काम हो रहा है, तो ये मूल्यांकन, अंत में मूल्यांकन होता है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट में स्टेप पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में बताइए स्वास्थ्य गतिविधियों में कौन सा स्टेप सही है। ऑप्शन ए दे देगा, सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना, उसके बाद आवश्यकताओं का आकलन करना, फिर उसके बाद दे देगा कि विधियों का चयन करना, फिर उसके बाद दे देगा मूल्यांकन करना। दूसरे ऑप्शन में दे देगा सबसे पहले मूल्यांकन करना, फिर लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसके बाद विधि का चयन करना। फिर तीसरे ऑप्शन में दे देगा सबसे पहले विधि का चयन करना, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करना, उसके बाद मूल्यांकन करना। तो ऐसे ऐसे करके घुमा के पूछ भी सकता है। तो ये स्टेप आपको एक नंबर से पता होना चाहिए कि भैया सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा की गतिविधि, आप स्वास्थ्य शिक्षा देने जा रहे हो तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद जो भी आवश्यकता है उसका आकलन करेंगे। ठीक है? किस चीज़ की आवश्यकताएं पड़ रही हैं आपको स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे कि आप किसी मतलब विजुअल तरीके से देने जा रहे हो तो एलईडी या फिर कुछ जो भी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ जो भी टूल्स पड़ेगा शिक्षा देने में, जो भी टूल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसका आकलन करेंगे कि हमको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी। ठीक है? उसके बाद विधि मेथड का चयन करेंगे, उसके बाद क्रियान्वयन, फिर अंत में मूल्यांकन। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में एनएम, आप लोग खुद अपने से आंसर बताने की कोशिश किया करिए। ठीक है? सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में एनएम कार्यकर्ताओं के होम विजिट करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ध्यान में रखना है, प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में। ठीक है? जो भी एनएम है, आप एनएम है ना, एनएम कार्यकर्ता हैं, तो होम विजिट करने का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या रहेगा? शोध के लिए सर्वेक्षण करना, स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता प्रदान करना, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून को लागू करना। कानून आप क्यों लागू करेंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा। चिकित्सा उपचार प्रदान करना, आप डॉक्टर हैं ही नहीं, आप एनएम हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता प्रदान करना। यहाँ पे बड़ा ऑप्शन से यही लग रहा है ना। ठीक है? अब ये भी दोनों बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे कानून की बात कही गई है इसलिए ये गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सटीक हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है? देखिए, एनएम द्वारा जो होम विजिट किया जाता है
तो होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करना, सहायता देना। अब ये एनएचएम और भारत सरकार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के दिशा निर्देश के अनुसार बातें की गई है, ठीक है। तो ये डाटा आपको ध्यान में नहीं रखना है, हमने डाटा का नाम लिख दिया है कि भैया किस डाटा के अनुसार क्या उत्तर है। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो ये अपडेटेड डाटा के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि किताबें में कुछ गलत दी गई हैं, ठीक है। सैनी बैच में भी थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे ओल्ड डाटा का भी दे दिया है, तो वो आप मुझसे पूछ लिया करिए मैसेज भेज के कि सर ये आप कन्फ्यूजन है, तो उसका हम जवाब दे देते हैं कि भाई ये इसका उत्तर ये होना चाहिए, ठीक है। कुछ में एमसीक्यू में ही दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू जैसे हम थियरी बना दिए तो थियरी बनाने के बाद एमसीक्यू दूसरों को दे देते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है थोड़ा बहुत। मुख्य कार्य क्या है? परिवार को घर पर ही स्वास्थ्य शिक्षा देना, पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि, रोकथाम, प्रारंभिक उपचार और फॉलोअप, ये मुख्य कार्य है होम विजिट का, ठीक है। या घरेलू वातावरण में परिवार की वास्तविक स्थिति समझकर समग्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किया जाता है होम विजिट, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? घरेलू वातावरण में परिवार की वास्तविक स्थिति समझकर समग्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किया जाता है होम विजिट, ठीक है। अब देखिए, चिकित्सा उपचार माध्यमिक है, शोध या कानून लागू करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। विकल्प ई गलत है, क्योंकि विकल्प बी सटीक उत्तर वर्णन करता है, इसलिए ई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अफीम 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 विषाक्तता के लिए एंटीडोट क्या है, ठीक है। तो जो भी अफीम है, ठीक है, अफीम की विषाक्तता, इसका एंटीडोट क्या हो जाएगा? नालोक्सोन किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नालोक्सोन नलोक्सोन या नलोक्सोन, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सोन बोलो, जोन बोलो, ठीक है, नलोक्सोन बोलो या फिर नलोक्सोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अफीम अफीम का एंटीडोट, अफीम विषाक्तता का एंटीडोट नलोक्सोन है, जो ओपाइड रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। विषाक्तता के प्रभाव, श्वसन अवरोध, बेहोशी आदि को तुरंत ये उलट देता है, ठीक है। और ये WHO के अनुसार, भारतीय चिकित्सा के दिशा निर्देश के अनुसार ये चीज़ें हैं नलोक्सोन, ठीक है। यहाँ पे हमने ये, इससे कंफ्यूज मत होना, ये डाटा का नाम हमने लिखा है कि किस डाटा के अनुसार क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, यह हीरोइन, मॉर्फिन, ठीक है, आदि सभी ओपियाइड्स के लिए भी प्रभावी है, ठीक है। हीरोइन के लिए भी नलोक्सोन, मॉर्फिन के लिए भी नलोक्सोन रहता है। अन्य विकल्प जो हैं ये सभी गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 बोला जा रहा है कि ऊपरी श्वसन पथ इन्फेक्शन, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रसार के निवारण के किस तरह के फेस मास्क का उपयोग किया जाता है? तो किस तरह के फेस मास्क का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक निवारण, ठीक है। व्याख्या में हम देखेंगे, फेस मास्क का उपयोग ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, जो प्राथमिक निवारण का हिस्सा है। प्राथमिक निवारण का उद्देश्य रोग की शुरुआत से पहले ही जोखिम कारकों को कम करना या फिर इन्फेक्शन को होने से रोकना, जैसे कि टीकाकरण, स्वच्छता, मास्क पहनना, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा। मास्क संक्रमित व्यक्ति से ड्रॉपलेट के प्रसार को रोकता है और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। अब ये भी WHO के दिशा निर्देश के अनुसार ये उत्तर है, ठीक है। बाकी तृतीय क्या होता है? रोग के बाद जटिलताओं को कम करना, पुनर्वास इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तृतीय का हमने बता ही दिया है। द्वितीयक में जोखिम कारकों के विकास को रोकता है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक सुधार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु के तापमान को मेंटेन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? त्वचा से त्वचा संपर्क, KMC मेथड लागू करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हम कई बार आपको बता ही चुके हैं। नवजात शिशु खासकर समय से पहले जन्मे के तापमान को बनाए रखने की सबसे प्रभावी और अनुशंसित विधि त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर कंगारू मदर केयर मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। यह माँ या पिता की छाती पर, नहीं पिता नहीं होगा, माँ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे
यह माँ की छाती पर शिशु को नग्न केवल डायपर में रखकर किया जाता है, जिससे शिशु का तापमान स्थिर रहता है, हृदय गति और श्वसन नियंत्रित होता है। ठीक है, और ये भी WHO यूनिसेफ के अनुसार है उत्तर। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। गर्म जल से स्नान गर्म जल से स्नान या गर्म संपीड़न तापमान कम कर सकता है। नग्न रखना हाइपोथर्मिया का भी कारण बनता है। ठीक है, केएमसी नवजात मृत्यु दर को कम करता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मानक सुरक्षा उपाय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो कौन सा विकल्प सम्मिलित है? इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे किया जाता है सर? इन्फेक्शन की रोकथाम निदान की उपेक्षा करते हुए सभी रोगियों को अलग रखना गलत बात है। इन्फेक्शन के प्रकार का पता लगाने के लिए तत्काल जांच करना ये भी गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मानक सुरक्षा उपाय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जांच कहाँ से होगा? शल्य चिकित्सा सर्जरी की बात बोली गई है, गलत हो जाएगा। हाथ की स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय का उपयोग, हाँ जी, यही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाथ की स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा का उपाय, व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कि PP किट का इस्तेमाल करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि WHO के मानक सुरक्षा उपाय सभी रोगियों के लिए लागू होते हैं और इन्फेक्शन के प्रसार को रोकते हैं। मुख्य घटक शामिल हैं हाथ की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत सुरक्षा PPE का उपयोग जैसे कि ग्लव्स, मास्क, गाउन आदि। ठीक है, श्वसन स्वच्छता, सुरक्षित इंजेक्शन उपकरणों की सफाई आदि। ठीक है, ये भी WHO के गाइडलाइंस 2022 के अनुसार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्कूल नर्स ने एक बच्चे को पांडुरता, चम्मच जैसे नाखून या फिर दुई नख और थकान की शिकायत के साथ देखा। किस स्क्रीनिंग टेस्ट की प्राथमिकता दी जानी चाहिए अब? ठीक है, मोन्टाज टेस्ट सर गलत, परजीवी के लिए मल परीक्षा या फिर रैंडम ब्लड शुगर या फिर हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का आप असेसमेंट करेंगे, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अब प्रश्न में ही उत्तर मिल जाता है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक स्कूल नर्स ने एक बच्चे को पांडुरता मतलब कि भैया अब सीधी सी बात हो गई है, अब उसको थकान भी है। थकान किस वजह से होता है? जब HB लेवल कम रहेगा, HB लेवल कम रहेगा तभी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? शुगर की बात, शुगर से नहीं होगा। ठीक है, शुगर में और भी सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना या फिर ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा बार बार पेशाब होना, ये सभी सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन और जैसे कि कुछ प्रोटीन्स भी पेशाब के साथ निकलने लगते हैं। और हीमोग्लोबिन आकलन HB कम है, तो इसका असेसमेंट आप करेंगे, आकलन करेंगे, क्योंकि थकान की शिकायत है और पांडुरता रोग है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में आप क्लियर कर लेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि बच्चे में जो भी पांडुरता, चम्मच जैसे नाखून या और थकान आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के क्लासिक लक्षण हैं। समझ में आया? एनीमिया के लक्षण हैं, इसलिए हम हेमोग्लोबिन HB का आकलन कर रहे हैं। ये लक्षण स्कूल जाने वाले बच्चों में बहुत आम है, विशेषकर भारत में। ठीक है, प्राथमिक स्क्रीनिंग टेस्ट हेमोग्लोबिन, ठीक है, इसका आकलन है, जो आसानी से किया जा सकता है, डिजिटल मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम और WHO के दिशा निर्देश के अनुसार ये बातें बोली जा रही है, हमारे अनुसार नहीं। ठीक है, अब देखिए मोन्टाज या फिर मांटू टेस्ट जो भी आप बोल सकते हैं, ये TB के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि सब सेंटर में आउटरीच क्लिनिक संचालित करने के लिए मुख्यतः कौन सा स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो कौन सा स्वास्थ्य कर्मी है भैया? एनम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, एनम ही होगा। ठीक है, अब ये आप पढ़ लेना व्याख्या। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग के प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है? तो प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण कौन सा है सर? बड़ा ऑप्शन नंबर ए ही है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया के लिए रसायन रोग निरोध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्याख्या में हम पढ़ेंगे प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य रोग की शुरुआत को ही रोकना, रोग से
रोग होने से पहले हस्तक्षेप करना उसमें। मलेरिया के लिए रसायन रोगन रोध जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में दवा देना प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, और ये भी डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश के अनुसार बातें हैं, ठीक है। एचआईवी की सामूहिक जांच द्वितीयक रोकथाम है, ठीक है। पोलियो का पुनर्वास तृतीयक रोकथाम है। जहाँ पे पुनर्वास की बात आ जाती है समझ जाना आप, ठीक है, ये तृतीयक रोकथाम का हिस्सा है। खसरे के मामले का पृथक्करण भी द्वितीयक स्तर पर प्रसार को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वर और बदन दर्द के लिए समानता उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा है? तो पैरासीटामॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ज्वर और बदन दर्द के लक्षणात्मक उपचार के लिए पैरासीटामॉल, ठीक है, जैसे सबसे समान और सुरक्षित दवा है। यह एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और एंटीपायरोटिक, ज्वर कम करने वाली दोनों के रूप में कार्य करती है, और ये भी डब्ल्यूएचओ के अनुसार बात कही गई है, ठीक है। अपने मन से हम मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। देखिए, एमोक्सिसिलिन क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए, सिटीजिन आपने सीटीजेटी के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, ये आपको पता ही होगा। ये एंटीहिस्टामिन, एक एलर्जी के लिए उपयोग होने वाली दवा है। एलर्जी मतलब कि अब एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम, एलर्जी के कारण फंगल भी होता है, एलर्जी के कारण छोटे छोटे खुद शरीर में बदन में खुजलाहटपन, छोटे छोटे दाने लाल लाल, तो वो भी एंटीहिस्टामाइन दवा जैसे कि सिटीजिन हुआ, और एक आपका कॉमन दवा आता है कौन सा, एविल हुआ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि उपयोग की गई सिरिंज के निपटान से पहले उन्हें विसंक्रमित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका उपयोग करेंगे? 0.5 क्लोरीन विलियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उपयोग की गई सिरिंज और निडल को अंतिम निपटान से पहले विसंक्रमित करने के लिए 0. सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीन विलियन का उपयोग किया जाता है। ये बातें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये BWM और WHO के दिशा निर्देश के अनुसार है, ठीक है। कि भैया जो भी उपयोग की गई हैं सुई हैं, सिरिंज हैं, इनको आप निपटान करने से पहले एक बार 0.5 सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको विलियन का उपयोग करके इसको विसंक्रमित करें, ठीक है। उसके बाद निपटान करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण भारत में एक समान स्वास्थ्य समस्या है? कौन सा ग्रामीण भारत में एक स्वास्थ्य समस्या है? जो गांव, ग्रामीण भारत में, ठीक है, ग्रामीण भारत मतलब कि भारत के गांवों में कौन सा है जो एक समान स्वास्थ्य समस्या है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? कुपोषण और संक्रामक रोग जैसे टीबी और मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ग्रामीण भारत में सबसे प्रमुख और समान स्वास्थ्य समस्याएं कुपोषण और संक्रामक रोग हैं, जैसे कि टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, डायरिया हुआ आदि, ठीक है। और ये भी इसी NFHS 5 रूरल हेल्थ 2023 भारत सरकार के अनुसार ये डाटा है, ठीक है। तो हर एक डाटा का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर सही उत्तर बता रहे हैं कि या फिर गलत बता रहे हैं। आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रक्त का स्थानांतरण करते समय सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सावधानी क्या है? ठीक है, विकल्प आपके सामने है, टोपी और गाउन का पहनना। नहीं सर, टोपी और गाउन पहनने से बात, अगर रक्त का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। टोपी और गाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोपी सिर, गाउन शरीर ही ढकने की ज़रूरत नहीं होती है, हाथ को भी ढकना ज़रूरी होता है। शू कवर और फेस शील्ड, अब जूता पहन रहे हैं, फेस शील्ड लगा रहे हैं, तब फिर भी तो आपका हाथ नंगा ही है। केवल फेस शील्ड का उपयोग करना ये भी गलत है। हाथ की स्वच्छता और दस्ताने पहनना, हाँ जी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड, अब देखिए, ब्लड का ट्रांसफर या रक्त से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में सार्वभौमिक सावधानियां लागू होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हाथ की स्वच्छता, हैंड हाइजीन और दस्ताने का उपयोग करें, ठीक है। ये भी WHO CDC भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार है, ठीक है। अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। हाथ की स्वच्छता जो है इन्फेक्शन प्रसार को सबसे प्रमुख रोकथाम है। दस्ताने रक्त जनित रोग जनकों को जैसे कि
HIV हुआ, HBV हुआ, HCV से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टोपी, गाउन, शू कवर, फेस शील्ड अतिरिक्त पीपीई हैं जो उच्च जोखिम वाली प्रक्रियाओं जैसे कि सर्जरी में आवश्यक होते हैं, लेकिन रक्त स्थानांतरण में प्राथमिक ये नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 पूछा जा रहा है कि खाद्य परीक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समान घरेलू विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? पाश्चुरीकरण। ठीक है। जब भी खाद्य परीक्षण की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाश्चुरीकरण आप करते हैं। पाश्चुरी घरेलू विधि पूछा है भैया, ये फिर तो नहीं, घरेलू विधि ये नहीं होगा। पाश्चुरीकरण घरेलू विधि नहीं होगा। ठीक है। रासायनिक या फिर यहाँ पे घरेलू विधि पूछा जा रहा है ना, तो क्या करेंगे भैया? लवणन और शुष्कन करते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। घरों में आपने देखा होगा कि अचार बनता है, तो उसको क्या करते हैं? अचार में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? लवण लवण वाली चीज़ मिलाते हैं। जैसे कि नमक मिला देंगे उसको और धूप में रख देंगे। नमक, तेल या फिर कुछ लोग सिरका का इस्तेमाल करते हैं, अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने कॉमन घरेलू मेथड यही देखा होगा कि उसमें नमक डाल देते हैं। नमक तेल डालने के बाद उसको धूप दिखा देते हैं। ठीक है। तो वही बात है कि लवणन और शुष्कन, ठीक है, साल्ट मिलाकर उसको शुष्कन मतलब कि उसमें जो नमी है धूप में किस लिए डालते हैं? ताकि नमी, उसकी जो नमी है वो गायब हो जाए। ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट उत्तर घरेलू विधि की बात बोली गई है। ठीक है। इसलिए पाश्चुरीकरण नहीं होगा। अब दूध का, जहाँ पे दूध की बात होती है तो वहाँ पे लिक्विड की चीज़ें बात होती है, तो वहाँ पे आप पाश्चुरीकरण लगा सकते थे। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब व्याख्या में यहाँ पे क्लियर की गई है कि घरेलू स्तर पर खाद्य परीक्षण की सबसे समान और पारंपरिक विधियाँ लवणन, साल्टिंग और शुष्कन, ड्राइंग। ठीक है। और जैसे यहाँ पे बता भी दिया ना, ऊपर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे अचार का, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे भी दिया है कि अचार बनाना, मांस सब्जी सुखाना, पापड़ बनाना, ये विधियाँ नमी कम करके सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकती हैं। ठीक है। आईसीएमआर के दिशा निर्देश के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं। पाश्चुरीकरण दूध आदि, हम बता रहे हैं ना कि पाश्चुरीकरण दूध आदि के लिए औद्योगिक वाणिज्यिकी विधि है। ठीक है। औद्योगिकी इंडस्ट्री विधि आपका ये पाश्चुरीकरण है दूध के लिए। ठीक है। गामा की, अब देखिए हिंदी इतनी डिफिकल्ट है कि खुद पढ़ने में दिक्कत होती है। गामा किरण और पराबैंगनी विकिरण बड़े स्तर पर प्रसंस्करण में उपयोग होते हैं, घरेलू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में पुनः प्रयोज्य सिरिंज और सुइयों को विसंक्रमित करने के लिए अनुशंसित विधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 मिनट के लिए 121 सेंटीग्रेड पर वाष्प दाबी विसंक्रमण करना, मतलब ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करना। ठीक है। इतना यही मेथड ऑटोक्लेव में भी होता है ना। तो पुनः प्रयोग सिरिंज और सुइयों का पूर्ण स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेविंग द्वारा किया जाता है, जिसमें 121 सेंटीग्रेड के तापमान पर 15 से 20 मिनट तक 15 psi दबाव में भाप दी जाती है। ये भी WHO और CDC के दिशा निर्देश के अनुसार बात कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग में संपर्क पृथक्करण की आवश्यकता होती है? ठीक है। संपर्क पृथक्करण, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। स्केबीज में या फिर इन्फ्लुएंजा में या फिर चिकन पॉक्स में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में? इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि इसका करेक्ट उत्तर हम क्या बताएं। देखिए, आप बोलेंगे कि सर इन्फ्लुएंजा में भी किया जा सकता है क्योंकि ये भी वायरल ही है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, हालांकि ट्यूबरक्लोसिस में तो नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन आप इनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स इस दो ऑप्शन में ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? पृथक्करण बोला जा रहा है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। ठीक है। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की आवश्यकता होती है, तो स्केबीज इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि स्केबीज, अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, स्केबीज जो है ये त्वचा या फिर सीधे संपर्क से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है। जैसे कि कपड़ा हुआ, कपड़ा भी दूसरों का पहन लेंगे तो भी स्केबीज हो ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे संपर्क पृथक्करण त्वचा या फिर सीधे संपर्क से फैलने वाले रोग के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है। स्केबीज माइट से होता है जो त्वचा से त्वचा संपर्क से फैलता है, इसलिए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, गाउन प्लस ग्लव्स अनिवार्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, स्केबीज। कंफ्यूज मत होना। इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स मुख्यतः ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न से प्रसार से फैलते हैं। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस
की बात आपको पता ही है कि भैया मास्क लगाना, N95 मास्क, नेगेटिव प्रेशर रूम की अब ज़रूरत होती है इसमें। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 पूछा जा रहा है कि महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की न्यूनता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं में खासकर प्रजनन आयु की पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी। ठीक है। मासिक धर्म मासिक धर्म से रक्त हानि, गर्भावस्था में बढ़ी हुई आवश्यकता और कम आयरन युक्त आहार इसके मुख्य कारण हैं। भारत में 50 से 60% महिलाएं इससे प्रभावित हैं, एनीमिया से। ठीक है। फोलिक एसिड की कमी मेगाब्लास्टिक एनीमिया का कारण है। डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मेगाब्लास्टिक एनीमिया का कारण है? तो फोलिक एसिड की कमी के कारण। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गर्भावस्था में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे आम नहीं होता है ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। कैल्शियम और जिंक की कमी अन्य समस्याएं पैदा करती हैं, एनीमिया नहीं इससे होता है। ठीक है, कैल्शियम और जिंक की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ज्वर है जिसमें तापमान में उतार चढ़ाव होता है परंतु यह कभी भी सामान्य पर वापस नहीं आता है? ठीक है, अब ये अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा ज्वर है भैया, आइए पता लगाते हैं कौन सा ज्वर है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में क्या रहता है, जो फीवर रहता है इसमें उतार चढ़ाव होता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव +2 सेंटीग्रेड का ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और आपका कंटिन्यूस फीवर में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस फीवर में हाँ +1 का माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, +1 सेंटीग्रेड का। अब कंटिन्यूस जैसे कि आपका इसका एग्जांपल की बात करें, कंटिन्यूस फीवर जैसे कि टाइफाइड हुआ, टाइफाइड कंटिन्यूस हुआ। और वहीं पे इंटरमीडिएट ये जो आपका मलेरिया वाला काम हो गया। ठीक है, मलेरिया में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पे रिमिटेंट फीवर में तापमान दिन भर उतार चढ़ाव 2 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, लेकिन यह कभी समान स्तर पर नहीं आता है। ठीक है, जो कंटिन्यूस ज्वर है भैया, इसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, +-1 सेंटीग्रेड लगातार ऊंचा रहता है, जैसे कि टाइफाइड हुआ। और वहीं पे सविरामी ज्वर, जैसे हमने आपको बताया कि सविरामी मतलब इंटरमीडिएट में क्या रहता है, इंटरमीडिएट जैसे कि मलेरिया में इसमें होता है। इसमें होता है क्या कि इसमें होता है ठंड दे के फीवर आना। ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव नहीं देखने मिलता है। कंटिन्यू आपको थोड़ा बहुत फीवर लगा रहेगा, ये नहीं कि कभी 104 फ़ारेनहाइट हो गया तो कभी 106 हो गया, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कि एक सामुदायिक दौरे में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN एक एडल्ट का TPR ले रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एडल्ट का समान श्वसन स्तर है? एडल्ट की बात बोली गई है, ध्यान में रखना है, एडल्ट की बात बोला गया है यहाँ पे। तो एडल्ट में कितना रहता है सर? 12 से 16 बोल सकते हैं, 12 से 18 बोल सकते हैं। ठीक है, 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है, 12 से 16 या फिर 12 से 18 श्वास प्रति मिनट होता है। अच्छा, 20 से 25 ये शिशुओं में होता है। ठीक है, बच्चों में होता है। अच्छा, बाकी यहाँ पे व्याख्या में हम क्लियर करेंगे। इसका एक करेक्ट उत्तर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18 वर्ष से अधिक का समान श्वसन दर आराम की स्थिति में 12 से 18 श्वास प्रति मिनट होता है। ठीक है, ये भी WHO के अनुसार डाटा है। ठीक है, कोई हम अलग से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। 20 से 25 ये नवजात या फिर छोटे बच्चों के लिए होता है। 25 से 30 या इससे अधिक क्या कहलाता है? टैकिपीनिया, तेज श्वास का संकेतक है। 10 से 12 से कम ब्रैडीपीनिया का संकेत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसव के प्रथम चरण के दौरान देखभाल का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या होता है? तो देखभाल का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या होता है सर? बड़ा ऑप्शन गर्भ के हृदय गति दर और मात्र जीवन चिन्हों को निगरानी करना। हाँ, सही तो लग रहा है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रसव के प्रथम चरण में गर्भ के हृदय गति दर और मात्र जीवन चिन्हों की निगरानी करते हैं प्रथम चरण में प्रसव के। ठीक है, व्याख्या में देखिए, प्रसव का प्रथम चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव कितना सर? 10 सेंटीमीटर तक होता है। इस चरण में देखभाल का मुख्य उद्देश्य माँ और गर्भस्थ शिशु की निरंतर निगरानी करना है। ठीक है, मात्र जीवन चिन्ह जैसे कि BP हुआ, पल्स हुआ, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, भ्रूण का हृदय गति हुआ, इन सब की जांच को देखा जाता है।
वेदना निवारक सहायक है लेकिन प्राथमिक नहीं है। वेदना निवारक सहायक है लेकिन प्राथमिक नहीं है, ठीक है। पुश करना ये द्वितीय चरण में होता है। सिजेरियन की तैयारी केवल जटिलता होने पर हम सिजेरियन की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि परामर्श सत्र के दौरान एक माता पर्याप्त दूध न बनने की चिंता व्यक्त करती हैं। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? परामर्श सत्र के दौरान आपने देखा कि एक माता पर्याप्त दूध न बनने की चिंता व्यक्त कर रही हैं आपसे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बड़े ऑप्शंस की ओर सबसे पहले चलेंगे, बी वाले में देखेंगे बड़े ऑप्शन। अब इसको हम पढ़ेंगे कि भैया माता द्वारा स्तनपान कराने की तरीकों को पता लगाना चाहिए और उसे आश्वस्त करना चाहिए। हाँ, सही तो लग रहा है, ये तो उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका। ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि उपेक्षा करना, गलत हो जाएगा। शीघ्र शिशु आहार खिलाने का सुझाव देना, गलत हो जाएगा। आगे की चर्चा के बिना बाल रोग विशेषज्ञ संपर्क करना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। माता द्वारा पर्याप्त दूध माता द्वारा जो चिंता है कि भैया पर्याप्त दूध नहीं बन रहा है, ठीक है, ये शिकायत आपसे कर रही है, ये बहुत आम है, ठीक है। और अक्सर यह वास्तविक कम उत्पादन से ज़्यादा गलत स्तनपान तकनीक के कारण होता है, ठीक है। तो WHO और यूनिसेफ और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के दिशा निर्देश के अनुसार भैया नर्स को सबसे पहले स्तनपान की स्थिति, लैच आवृत्ति और शिशु के संकेतों का आकलन करना चाहिए। सही तकनीक सिखानी चाहिए और माता को आश्वस्त करना चाहिए कि मांग पर स्तनपान से दूध बढ़ता है, ठीक है। चिंता की उपेक्षा या तुरंत फार्मूला सुझाना गलत है, विशेषकर रेफरल केवल गंभीर मामलों जैसे कि वजन न बढ़ना, ये सभी बाद में चीज़ें होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इजेक्शन सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू है, ठीक है। तो कौन सा इजेक्शन है सुरक्षा का एक प्रमुख? तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन से बोल रहा है कि नुकीली वस्तुओं को उचित निपटान को अनदेखा करना, गलत बोल दिया है। हर बार नई सिरिंज का उपयोग करना, बात तो सत्य है, ठीक है। साबुन और जल से साफ करने के बाद साबुन और जल से नहीं भैया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आसान है, ऑप्शन सी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन सिरिंज वन यूज नीति के तहत हर इंजेक्शन की नई सिरिंज अनिवार्य है, ठीक है। WHO की वन सिरिंज वन यूज की नीति के तहत हर इंजेक्शन की नई सिरिंज अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 पूछा जा रहा है कि स्कूल में जो मिड डे मील कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य डैश की रोकथाम के लिए करना है। तो किसके लिए भैया? बच्चों में कुपोषण के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिड डे मील किस लिए बनाया गया है? बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए, ठीक है। मिड डे मील नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, कम करना, पोषण स्तर सुधारना, नामांकन बढ़ाना, ठीक है, और स्कूल में उपस्थिति बनाए रखना, ये सभी उद्देश्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। पूछा जा रहा है कि औषधियों का उचित भंडारण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट उत्तर बताएं। तो जो भी दवा है, ठीक है, जो भी मेडिसिन है, इसका उचित भंडारण क्यों महत्वपूर्ण है? उनकी क्षमता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो भी मेडिसिन हैं, इसका उचित भंडारण, सही तापमान, नमी, प्रकाश से सुरक्षा, उनकी क्षमता और प्रभाविकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। गलत भंडारण से दवा अपघटित हो सकती है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में रखना। भंडारण से प्रभाविकता बढ़ती नहीं, केवल बनाए रखी जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भंडारण से प्रभाव जो भी प्रभावकारिता है ये बढ़ती नहीं है, केवल बनाए रखी जाती है, ठीक है। सेफ लाइफ भी बनाए रखने का परिणाम है, लेकिन मुख्य कारण क्षमता संचरण है, लागत से सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र के दौरान ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो LH है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मासिक चक्र के ओवुलेटरी फेज में LH हार्मोन का अचानक वृद्धि ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। यह परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल को फटाकर ओवम को मुक्त करता है, ठीक है। अब जो
FSH है, जो FSH है, यह फॉलिकल के विकास के लिए मुख्य है। एस्ट्रोजन फॉलिकल परिपक्वता और एंडोमेट्रियम के विकास में सहायक है। ध्यान में रखना, एस्ट्रोजन फॉलिकल ये मेचोरिटी और एंडोमेट्रियम के विकास के में आवश्यक है। प्रोजेस्टेरॉन ये ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तीव्र श्वसन रोग को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ कर्मियों को विपरीत औषध किट में कौन सी औषध दी जाती है? तो कौन सी दी जाती है सर? इसका करेक्ट, अब देखिए तीव्र श्वसन रोग, तो कौन सा आप ले जाएंगे? ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्याख्या में बोला जा रहा है कि भैया तीव्र श्वसन इन्फेक्शन, ठीक है, इसके मैनेजमेंट में विशेष रूप से बच्चों में घरघराहट या फिर ब्रोंकोस्पाज्म होने पर ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि सल्बूटामॉल हुआ, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आशा एएनएम को वितरित किट में ओरल सल्बूटामॉल इन्हेलर शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी दवा का नाम दिया गया, जैसे कि ट्राइमेक्साजोल बैक्टीरियल निमोनिया के लिए ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन टीबी उपचार में उपयोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जठर अमाशय प्रतिवाह रोग के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है? कौन सी सर्जरी है जो जठर अमाशय प्रतिवाह रोग के लिए इम्पोर्टेंट है? रिफ्लेक्स डिजीज, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निसेन फंडोप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखिए ये व्याख्या आप पढ़ लेना। तो व्याख्या में हम देखेंगे भैया कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज के सर्जिकल उपचार की गोल्ड स्टैंडर्ड प्रक्रिया निसेन फंडोप्लीकेशन है, जिसमें क्या कहते हैं, जो गैस्ट्रिक फंडस है इसको इसोफेगस के निचले भाग के चारों ओर 360 डिग्री में, मतलब एकदम 360 डिग्री पूरा में गोल लपेटकर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को मजबूत किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और ये क्या कहता है, ये लेप्रोस्कोपिक रूप से की जाती है और लंबे समय तक रिफ्लक्स को रोकती है। और वहीं पे रॉक्स एन वाई जो होता है ये मोटापा सर्जरी में उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। रॉक्स एन वाई मोटापा सर्जरी के लिए उपयोग होता है। डुआमेल ये हृदय रोग के लिए होता है। कैलवेल ल्यूक ये मैक्सिलरी साइनस सर्जरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि ओवुलेशन समानता डैश के आसपास होता है। अगर साइकिल 28 दिन, वैसे 28 दिन औसत है, एवरेज है, तो 14 दिन होगा। साइकिल 30 दिन है तो 15वें दिन होगा। तो वहाँ पे कुछ लिखा ऐसा नहीं गया कि भैया साइकिल कितने दिन का है, तो हम यहाँ पे 14 दिन की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसको तो पता है, इसको व्याख्या में बताने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि देखभाल करता अक्षम व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? देखभाल करता जो अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, जो अक्षम है, मतलब सक्षम का विपरीत अक्षम होता है, व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? तो भैया किस प्रकार कर सकते हैं? उनकी आवश्यकताओं को नियमित रूप से उपेक्षा बोला गया है, गलत हो जाएगा। पूर्णतः चिकित्सा उपचार पर केंद्रित होकर, स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर और आवश्यक सहायता प्रदान करके, या फिर उनके लिए हर संभव प्रयास करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमें सी सही लग रहा है। हाँ जी, सी करेक्ट उत्तर है। अब अक्षम या वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल में सहायक देखभाल का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसमें व्यक्ति की शेष क्षमताओं का उपयोग कर उसे स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है और केवल आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। आपकी बस की बात है तो कीजिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान बना रहता है और ओवर डिपेंडेंस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्वास्थ्य केंद्र में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख संकेतक है? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्टॉक आउट के बिना उपलब्ध आवश्यक औषधियों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य केंद्र में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की दक्षता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक आवश्यक औषधियों और सप्लाई की उपलब्धता है, विशेष रूप से
स्टॉक आउट दर या फिर इस स्टॉक आउट के बिना उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं का प्रतिशत। ठीक है। अच्छा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है कि आवश्यक दवाएं, टीके, परिवार नियोजन साधन आदि कभी स्टॉक आउट ना हो, मतलब कमी ना हो। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ल्यूकोरिया क्या है। ठीक है। तो भैया श्वेत प्रदर इसको हिंदी में बोलते हैं। कितनी डिफिकल्ट हिंदी है ना। ल्यूकोरिया क्या है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कि भैया अधिक वजाइनल डिस्चार्ज को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये किस तरीके का श्वेत और पीला होता है। ठीक है। कभी कभी कलर्स पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। बाकी हम यहाँ पे तो व्याख्या में देखेंगे। श्वेत प्रदर यौन से होने वाला अत्यधिक गैर रक्त युक्त स्राव है, जो समांतर सफ़ेद या पीले रंग का होता है। यह शारीरिक हो सकता है, जैसे कि गर्भावस्था, ओवुलेशन में, या फिर रोगजन्य, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, कैंडिडा हुआ। ठीक है। इन सभी बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन हुआ, तो इनके कारण भी हो सकता है। अब देखिए, गर्भाशय ग्रीवा की सूजन को क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीरियड्स के बीच रक्तस्राव को क्या बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पे बीएमआई का फुल फॉर्म पूछा है प्रश्न नंबर 34 में। बीएमआई का फुल फॉर्म आसान प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में आवश्यकता निर्धारण का महत्व नहीं है। आवश्यकता निर्धारण का महत्व नहीं है भैया, मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षक के व्यक्तिगत हित पर ध्यान केंद्रित करना। व्यक्तिगत की बात जहाँ बोली जाएगी, जहाँ भी व्यक्तिगत बोल दिया गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, या फिर आप सेवा पहुँचा रहे हो, वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए भैया। ना किसी भी भेदभाव, किसी प्रकार का ना भेदभाव ना व्यक्तिगत, ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव भ्रूण विकास के लिए मरूलावस्था भ्रूण में प्राय कितनी कोशिकाएं होती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मोरूला मतलब मोरूला अवस्था, आप जब कोशिका जब विभाजित होती हैं तो कितनी सेल में डिवीजन होती हैं, जिसको आप मोरूला बोलते हैं। तो भैया 8 से लेकर 16, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। देखिए, मानव भ्रूण विकास में मरूला अवस्था निषेचन के लगभग 3 से 4 दिन बाद आती हैं, जब जाइगोट कई बार विभाजित होकर एक ठोस कोशिका गेंद बन जाता है। इस अवस्था में सामान्यतः 8 से लेकर 16 कोशिकाएं, ठीक है, होती हैं। 2 से 4 कोशिकाएं ये प्रारंभिक क्लीवेज अवस्था में होता है। 18 से 32 या अधिक कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है। लगभग 100 से 128 कोशिका। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया सब सेंटर के कार्य में शामिल है, तो परिवार नियोजन और प्रतिरक्षीकरण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पीडीएफ इसको हम सेनी बैच का जो भी कोर्स लिए हैं उनको भेज देते हैं। ठीक है। उनके पास ये पीडीएफ पहुंच जाता है। भारत में एनीमिया का सबसे आम, अब देखिए ये दोबारा दो टाइप का प्रश्न एनीमिया से ही वही सेम टू सेम रिपीट कर लिया है। तो आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 पूछा जा रहा है कि औषध देने के किस मार्ग में औषधियों को सीधे सीधे रुधिर वाहिका प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। तो कहाँ है भैया, इंट्रावेनस कहाँ है, इंट्रावेनस कहाँ पे है, इंट्रावेनस यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। इंट्रावेनस के माध्यम से सीधा दवा उस व्यक्ति के ब्लड में पहुंचाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण उपकरण का प्रमुख पहलू है। तो कौन सा है सर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि सामुदायिक आवश्यकताओं निर्धारण का मुख्य उद्देश्य समुदाय की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो और कार्यक्रम प्रासंगिक बने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिशु
अनुकूलन अस्पताल पहल का प्रमुख पहलू है? निम्नलिखित में से कौन सा शिशु अनुकूलन अस्पताल का प्रमुख पहलू है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि जन्म के तुरंत बाद त्वचा से त्वचा संपर्क को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिश शिशु अनुकूल अस्पताल पहल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल और डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई है, जिसके 10 चरणों में प्रमुख है जन्म के 1 घंटे के अंदर त्वचा से त्वचा संपर्क और प्रारंभिक स्तनपान शुरू करना। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन बॉन्डिंग और विशेष स्तनपान को यह बढ़ावा देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीनिंग किस आयु में शुरू किया जाता है? अपस्तन्य किस आयु में शुरू किया जाता है? तो 6, मतलब वही भैया स्तनपान वाली बात की गई है कि 6 माह की आयु में। ठीक है, कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज में टर्मोलॉजी देखिए, कितना डिफिकल्ट पूछा है। इतना कठिन टर्मिनोलॉजी आपके भर्ती परीक्षा में नहीं आएगा जितना बिहार में पूछा गया है। ऑप्शंस बहुत ही आसान दिया है, लेकिन प्रश्न का तरीका इन्होंने जो भाषा डिफिकल्ट इस्तेमाल किया है। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, ऑनलाइन पेपर में ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंग्लिश में देखेंगे, खाली एक ही बार में एक ही भाषा देख सकते हैं। अगर इंग्लिश देख रहे हैं तो हिंदी नहीं दिखेगा, हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश नहीं दिखेगा, लेकिन ऑनलाइन पेपर में। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही साथ दिखता है, ऊपर हिंदी रहेगा तो नीचे इंग्लिश रहेगा, ऐसे रहता है। और ऑनलाइन में क्या रहता है, बार बार भाषा हर एक प्रश्न में चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। इसलिए ऐसा ये जानबूझ के हिंदी बहुत कठिन देते हैं ऑनलाइन पेपरों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कि भैया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड टीबी स्ट्रेटजी ने किस वर्ष तक ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन देखिए, WHO ने 2035 में रखा है और भारत ने 2025 तक रखा है। तो ये आपको कंफ्यूज मत होना है। WHO जो टीबी स्ट्रेटजी अपनाया है इन्होंने, ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ये 2035 तक WHO ने रखा है। अब भारत ने जो रखा है वो 2025 तक रखा है, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना 35 और 2025 में। देखिए, WHO की एंड टीबी स्ट्रेटजी 2015 में अपनाई गई, का मुख्य लक्ष्य 2035 तक टीबी की महामारी को समाप्त करना है। इसमें 2030 तक मध्यवर्ती लक्ष्य शामिल है। 2030 तक टीबी मृत्यु दर में 90% कमी और नए मामलों में 80% की कमी, तथा 2035 तक 95% मृत्यु कमी और 90% नए मामलों में कमी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब भारत ने जो रखा है ये 2025 में रखा है, 2025 तक। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक टीबी मुक्त भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन WHO का वैश्विक लक्ष्य 2035 है। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रागी मतलब वही जो आप मिलेट लेते हैं, फिंगर मिलेट जिसको बोलते हैं, किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? तो रागी किसका है भैया? रागी से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम का सबसे समृद्ध प्राकृतिक अनाज स्रोत है। प्रति 1000 ग्राम में लगभग 344 mg कैल्शियम है। यह भारत में विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए अनुशंसित है, क्योंकि यह हड्डियों को विकास और ऑस्टियोपोरोसिस रोकथाम में सहायक है। रागी में आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन कैल्शियम उसका प्रमुख पोषक तत्व है। अनाजों की तुलना में यह 5 से 30 गुना अधिक है। ठीक है, विटामिन सी और ए ये रागी में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित तनुकृत, अब जीवित तनु मतलब डाइल्यूट वैक्सीन है? लाइव, अब डाइल्यूट की है, लाइव है लेकिन वो डाइल्यूट है, बहुत ही कम है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? OPV, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। OPV क्या है? जीवित टीका, जीवित तनुकृत वैक्सीन है। जीवित है लेकिन कमज़ोर किया हुआ है, रोगजनक है। इसमें जो रोगजनक है ये बहुत ही कमज़ोर है, जो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि क्या जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं उनको प्रभावी से काम करते हैं, उनके प्रति प्रभावी से काम करते हैं।
ठीक है, जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं बिना रोग पैदा किए। बिना रोग पैदा किए मतलब कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए इनको कमज़ोर किया जाता है। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी इसका क्लासिक उदाहरण है। साबिन वैक्सीन जिसमें जीवित कमज़ोर पोलियो वायरस होता है। साबिन में क्या होता है, जीवित कमज़ोर पोलियो वायरस होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे डिप्थीरिया और टिटनेस ये क्या है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। टॉक्सिन कभी कभी पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा टॉक्सिन वैक्सीन का उदाहरण है। तो डीपीटी और टिटनेस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब किल्ड किल्ड वैक्सीन इन्फ्लुएंजा क्या है, ये आपका किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने पूछा जा रहा है कि शिशु के आहार में ठोस आहार शामिल करना प्रारंभ करने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भैया वीनिंग, ठीक है, अपस्तन्य। शिशु के आहार में ठोस या फिर अर्ध ठोस आहार शामिल करना शुरू करने की प्रक्रिया को अपस्तन वीनिंग या फिर कंप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के अनुसार लगभग 6 महीने की आयु में शुरू किया जाता है, जबकि स्तनपान जारी रहता है। स्तनपान बंद नहीं करते हैं, तब भी चालू रहता है, लेकिन 6 महीने तक, 6 महीने के बाद ही शुरू करते हैं। 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 पूछा जा रहा है कि किस स्टरलाइजेशन विधि में शुष्क उष्मा का उपयोग किया जाता है। शुष्क उसका मतलब हॉट एयर ओवन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हाँ, जैसे कि हॉट एयर ओवन विधि का नाम आपके दिमाग में आया तो समझ जाना कि तंदूरी रोटी पकाने वाली भट्टी की बात बोली जा रही है, ठीक है। क्योंकि तंदूरी में किसी प्रकार का जल का इस्तेमाल नहीं होता ना। शुष्क का मतलब क्या है कि भैया हीट रहना चाहिए, किसी प्रकार के पानी के माध्यम से नहीं होना चाहिए। बाकी व्याख्या में देखिए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मुख्य रूप से हॉट एयर ओवन में किया जाता है, जिसमें 160 से लेकर 180 सेंटीग्रेड के तापमान पर 101 से लेकर 2 घंटे तक गर्म हवा से जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जैसे कि कांच के सामान, पाउडर, तेल, इनको निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑटोक्लेव ये क्या है, मोइस्ट हीट स्टीम अंडर प्रेशर विधि है, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड ये गैस स्टरलाइजेशन की एक विधि है। एथिलीन ऑक्साइड क्या है, ये गैस स्टरलाइजेशन की एक मेथड है। यूवी प्रकाश सतह कीटाणुनाशन है, तो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रजोनिवृत्त उत्तर महिलाओं में, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए अस्थि सुशीरता, देखिए कितनी डिफिकल्ट हिंदी है, अस्थि अस्थि सुशीरता, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में हमको पता है बहुत आसान है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इंग्लिश आसान है, लेकिन यहाँ पे हिंदी देखिए कितनी डिफिकल्ट दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकथाम हेतु किस आहार संशोधन की अनुशंसा की जाती है। अब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में यार अस्थि सुशीरता, अस्थि सुशीरता कितना डिफिकल्ट हिंदी है, इसलिए इंग्लिश आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम हेतु किस आहार संशोधन की अनुशंसा की जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ, मतलब कि हड्डी जो ये किस प्रकार की बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, तो जिसमें कि हड्डी वीकनेस मतलब भुरभुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हड्डी नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों का घनत्व तेजी से कम होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ता है। रोकथाम के लिए कैल्शियम बोन मिनरलाइजेशन के लिए विटामिन डी, कैल्शियम अवशोषण के लिए भरपूर आहार अनुशंसित है। अब इसका स्रोत क्या है कि दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, तिल, मछली और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि किसी रोगी को कोई भी औषध देने से पूर्व प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। किसी रोगी को कोई भी औषध आप दे रहे हैं तो औषधि देने से पूर्व प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो रोगी को लेटने के लिए कहना गलत, कमरे का तापमान चेक करना, औसत रंगीन होना सुनिश्चित करना, सही रोगी सही औसत की पुष्टि करना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 राइट का इस्तेमाल किया जाएगा। 5 राइट आपको पता ही होगा, राइट पेशेंट, राइट डक, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, ठीक है। ये आपका 5 राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास शौचालय प्रशिक्षण के दौरान बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम सर्वोत्तम समर्थन करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकारात्मक प्रबलन प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 51 पूछा जा रहा है कि खाद्य निषेध क्या है? खाद्य निषेध क्या है सर? सांस्कृतिक सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खाद्य निषेध भैया सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर सामाजिक जो मान्यता है, इस मान्यता के कारण कुछ खाद्य पदार्थों पे के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि मंगलवार को मीट नहीं खाना चाहिए, मंगलवार को अंडे नहीं खाना चाहिए। तो क्या है ये? एक आपका सांस्कृतिक और धार्मिक है ना, सांस्कृतिक और धार्मिक है जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि भारत में पेंटावेलेट वैक्सीन, इसका उत्तर दिख गया। पेंटावेलेट वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पेंटावेलेट या डिप्थीरिया, परटूसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और एचबी से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पेंटावेलेट से खूब प्रश्न आते हैं ये, क्योंकि लेटेस्ट टीका है ना, इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चिरकालिक पारिवारिक संघर्ष का अनावरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बच्चे का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कितना डिफिकल्ट लगता है ना। अब हिंदी इतनी आसान लग रही है कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम समझ आ रहे हैं, लेकिन हिंदी पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, सुरक्षित लगाव, स्थिरता और सकारात्मक पर्यावरण पर निर्भर करता है। चिरकालिक परिवार संघर्ष या फिर घरेलू हिंसा का संपर्क बच्चे में चिंता, अवसाद या फिर आक्रामकता या फिर असुरक्षा की भावना पैदा कर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए बोलते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, संख्या कम ही रहे भैया, सुखी से रहे। हमेशा लड़ाई झगड़ा करने से बात नहीं बनती है। ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा दिन भर करेंगे, रात को आ रहा है कोई, ठीक है, अब वो ड्रिंकिंग करके आ रहा है, लड़ रहा है, अपने बीवी से लड़ाई कर रहा है, तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल 5 साल के, वो लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने आप को अनसेफ समझेंगे और बहुत ही उनको गुस्सा लगेगा कि क्या साला डेली का नाटक है, ये माँ मम्मी पापा डेली आके यहीं लड़ते हैं रात को, तो उनको चिंता होती है। इसलिए परिवार छोटा ही रहे, सुखी रहे भैया, शांति से रहे, 2 रोटी कम ही खाओ, ठीक है, दिन के 2 रोटी कम ही खाओ, कपड़े 2 कम ही पहनो, लेकिन सुखी से रहो भैया, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे समाज में जैसे कि अभी शादी विवाह करते हैं तो लोग पैसा देखते हैं कि लड़का पैसा कमा रहा है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं कि लड़का किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, लड़का किसी प्रकार का गलत आदत उसमें नहीं है, संगत उसका अच्छा है, समाज में पढ़ा लिखा है, समाज में बैठता उठता है, अच्छे से बातें करता है, ये चीज़ इंसान नहीं देखता है। हाँ, लड़का बेवड़ा हो साला, दिन भर दारू पी के लेटा हो, चलेगा, लेकिन पैसा तो कमाता है, नौकरी तो करता है, लोग बोलते हैं नौकरी तो करता है, तो ये देखने लगते हैं। अब वो पी के आए, भले ही शादी के बाद उनको डंडे से पीटे, मारे, गाली दे, झगड़ा करे, वो चलेगा, ये चलेगा, लोगों को स्वीकार है, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई जो बेरोजगार ही है लड़का, ठीक है, बिजनेस भी ही है, बेचारे का बिजनेस ही है, 2 रुपए कम ही कमाता है अन्य लोगों की तुलना में, लेकिन ईमानदार तो है, अच्छी आदत तो है, अच्छा संगत तो है, शिक्षित लोगों के साथ उठता बैठता है, कम से कम ये तो चीज़ें हैं। शादी के बाद झगड़ा लड़ाई तो नहीं करेगा, दारू तो पी के गाली तो नहीं देगा, ये इंसान नहीं देखता है। देखिए नेक्स्ट आपके सामने पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान चैडविक साइन के निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है चैडविक साइन आपको, जब 38 टॉपिक पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी बताया था, हर एक साइन के बारे में हमने पढ़ाया था, सेनी बैच में भी पढ़ाया है। तो बताना है कौन सा है इसका करेक्ट उत्तर। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक मतली और वमन, ऑप्शन बोला कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक मतलिक वमन इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलित होना, ये उत्तर नहीं हो सकता है। बी वाला बोला कि गर्भावस्था के दौरान उदर स्तन ऊरू और नितंब पर समानता दिखाई देने वाले स्ट्रेच मार्क, ये भी गलत हो जाएगा।
लाल, यहाँ पे का रंग लाल, ये लाल और बैंगनी बोल रहा है, गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि आराम प्रारंभिक गर्भावस्था में रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण यौन और गर्भाशय ग्रीवा का रंग नीला और बैंगनी होना, ये बात सही है। यहाँ पे लाल बोल दिया था इसलिए ये गलत। वो भी बोल रहा है कि स्टिच मार्क दिखाई देना, ये बात आपका सही है। चैडविक साइन में जो सर्विक्स है इसका रंग नीला या फिर बैंगनी हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा का रंग नीला या फिर बैंगनी हो जाता है, यही चैडविक साइन का संकेत है। चैडविक साइन गर्भावस्था का एक प्रारंभिक संकेत है जिसमें रक्त प्रवाह और वैस्कुलराइजेशन बढ़ने से योनि, भग और गर्भाशय ग्रीवा सर्विस का रंग नीला बैंगनी हो जाता है। यह सामान्यतः 6 से लेकर 8 सप्ताह में दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 6 से लेकर 8 सप्ताह में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न 55 पूछा जा रहा है कि निम्न आय वाले परिवार के लिए आहार योजना बनाते समय पोषण संबंधी पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो भैया क्या है, स्थानीय ऑप्शन नंबर सी बड़ा ऑप्शन है, स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी और किफ़ायती पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न आय परिवारों के लिए पोषण योजना में स्थानीय मौसमी और सस्ते पोषक खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अनाज, रागी, मौसमी फल का उपयोग सबसे प्रभावी और टिकाऊ रणनीति है। नेक्स्ट प्रश्न 56 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पद्धति शिशु अनुकूलन अस्पताल हॉस्पिटल के सिद्धांत के संगत नहीं है। तो भैया स्तनपान करने वाले शिशुओं को कृत्रिम निप्पल या पैसिफायर देना, ये गलत है। बाकी रूमिंग इनको बढ़ावा देना है। ठीक है, माताओं को स्तनपान की शिक्षा प्रदान करना है, अन्य स्तनपान को प्रोत्साहित करना है, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पूछा जा रहा है कि होम विजिट के दौरान एक नर्स को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो एक नर्स को क्या करना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखना तथा जो भी सांस्कृतिक प्रथा अपना रही हैं उनका सम्मान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट के प्रमुख सिद्धांतों में गोपनीयता का पालन और सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान शामिल है। इससे परिवार का विश्वास जीता जाता है। ये नहीं जो भी वो सांस्कृतिक प्रथा अपना रहे हैं तो उनको अवहेलना मत करो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आप ऐसे करोगे तो हम आपको स्वास्थ्य सेवा नहीं देंगे, आपका हम बीपी नहीं नापेंगे, आपको हमसे दवाई नहीं देंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल मना है भैया, उनका सम्मान करना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पूजा करते हो शंकर जी, विष्णु जी जिनका भी पूजा करते हो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर का नाम लेने से मन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है, और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि जाके बाहर बताओ, महिलाओं में ज़्यादा होता है इसलिए ये नियम लगाया गया है WHO ने। वो WHO को पता है महिलाएं क्या हैं, चुगली करती हैं, एक की बात दूसरों की बताती हैं, एक की कमियां दूसरों को बहुत जल्दी बताती हैं। हाय बहन, बहन, सुनो बहन, हम वहाँ पे गई थी, फलाने बहू ये बोल रही थी, फलाने बहू ये करती हैं, फलाने बहू की यहाँ ये चीज़ों की कमी है, पता नहीं कैसे रहते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें आदतें महिलाओं में रहती हैं, इसलिए WHO ने लगा दिया कि भैया उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, उनकी गोपनीयता को ध्यान में रखना होता है। चलिए 58 का देखेंगे। 58 बोल रहा है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। नवजात शिशु को स्नान कराने में 24 घंटे की देरी करना, शिशु को सुखाना, हाँ ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, क्योंकि त्वचा से त्वचा की बात आ गई, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। जन्म के तुरंत बाद नवजात का तापमान बनाए रखने का सर्वोत्तम और प्राथमिक तरीका है त्वचा से त्वचा संपर्क। ठीक है, कंगारू मदर केयर के एमसी मेथड। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 पूछा जा रहा है कि सामुदायिक देखभाल में शारीरिक शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा ऑप्शन है, इसलिए हमने तुक्का मारा, पढ़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सहायक उपकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करना और समूह खेल में शामिल करना, सबसे बड़ा ऑप्शन यही ना, तो हमने तुक्का मारा, सही भी हो गया हमारा।
ठीक है। हमें अनुभव है तो हम तुक्का लगा ले रहे हैं, आप मत लगाना, ठीक है। आप पढ़ना, अगर आपको नहीं आता है, रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे आप करना। फिलहाल ऐसा नहीं करना है किसी को कि तुक्का लगाते चलो सर ने बोला है बिना पढ़े ही। भाई हर एक प्रश्न को पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना है। अगर आता है तो करिए, नहीं आता है तो स्किप करिए। माइनस में क्यों जाना भैया। तुक्का ले रहे हो तो मतलब रिस्क ले रहे हो। रिस्क कितना खतरनाक होता है, कितना लाभदायक होता है, सबको अच्छे से पता है। प्रश्न नंबर 60 और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रणाली लाइक क्योस लाइक के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए उच्च तनुकृत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर। अच्छा, होम्योपैथी क्यों सर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तनुकृत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तनुकृत मतलब डाइल्यूट मतलब कि दवा कम पानी ज़्यादा। कोई भी होम्योपैथिक दवा आप खाते हो तो बिना डाइल्यूट करके आपको नहीं दिया जाता है। छोटी छोटी गोली देखा है आपने, बचपन में हम लोग जैसे कोई होम्योपैथिक दवा लाता था ना, हम लोग बोलते थे हमको भी दे दीजिए, चिज्जी बोलते थे, चिज्जी। वो बोलते हैं चिज्जी खाओगे। जो खाता था तो 4 दाना निकाल के दे देता था कि लो खाओ। अब खाते ही मीठा लगता था, थोड़ा कड़वा रहता है लेकिन बाद में मीठा लगता था, तो उसका नाम चिज्जी हम लोग रखते थे। तो वो जो छोटी-छोटी मीठी शुगर की रहती है, ठीक है, शुगर उसमें रहता है, गोली बनी रहती है, इसमें होम्योपैथिक दवा डाल देते हैं थोड़ा-सा, तो पूरी गोली में थोड़ा-थोड़ा आ जाता है। तो उसको दिन भर में लेके 4-4 दाना, 55 दाना खाते रहो, तो ये डाइल्यूट कर किया जा रहा है, तनुकृत पदार्थ बोला गया ना, तो वैसे भी आप इसको पढ़ के भी उत्तर दे सकते हैं कि भैया तनुकृत पदार्थ का उपयोग किया जाता है, मतलब होम्योपैथिक की बात। और कुछ लोग पानी के साथ भी बोलते हैं कि पानी, जैसे कि 1 गिलास पानी ले लो, ठीक है, आधा गिलास पानी ले लो, इसमें 5 बूँद डाल के पी जाना है। कुछ लोग वैसे डायरेक्ट नहीं, होम्योपैथिक ऐसी मात्र दवा है कि डायरेक्ट इंसान को दिया ही नहीं जा सकता है, बिना डाइल्यूट किए। डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा दवा कम, पानी ज़्यादा दवा कम, डाइल्यूट का मतलब यही हुआ। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन सभी प्रश्नों को 1-2 बार आप खुद नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, भर्ती परीक्षा में लड़ भी सकते हैं आपके, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।